नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु व्हीकल चैनल पर। आज से जैसा कि हमने कहा था कि 2 सितंबर से हम लोग लेखपाल की तैयारी शुरू करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कुछ सेक्शन कंप्लीट कर रखा है, कुछ सेक्शन बाकी है और आज से सीरियस होके हम लोग लग जाएंगे। देखिए, हमने प्रारंभिक अर्ता परीक्षा दिया है, पेट हमने दिया। अब पेट में जो भी लोग हैं, पेट जिन्होंने दिया है वही लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे, ये बात क्लियर है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो वीडियो का फॉर्म हो, चाहे वो जो है लोअर पीसीएस का फॉर्म हो, जूनियर असिस्टेंट का हो या स्टेनो का हो, सारी वैकेंसीज इसी के थ्रू भरी जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब जून 2022 के पहले कोई पेट होगा। ठीक है, तो यानी लगभग 1 साल तक यह पेट होने वाला नहीं है। अब इसमें जैसा कि आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा है कि वैकेंसी के लगभग 15 गुना लोगों को बुलाएंगे। एक सेकेंड, वैकेंसी के लगभग 15 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो यह जो है तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को क्वालिफाई कराएंगे। तो मेरा जो अनुमान है, कम भी जा सकती है, लेकिन 60 प्लस वाले सेफ़ हैं। जिनके भी रॉ मार्क्स 60 प्लस आ रहे हैं दोनों शिफ्ट वालों का। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ था, 19-20 का ही फ़र्क था। फर्स्ट वाला थोड़ा टफ था, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा इजी था जो मैंने देखा। बाकी क्या नियम निकलता है वो अलग आयोग का जो है डिसीजन होगा। ठीक है, तो वो हमारा काम नहीं है। हम लोगों का काम है पढ़ाई करना और अच्छे से पेपर देना। तो देखिए, जिनका भी 60 प्लस है वो मेंस में लग जाएं पूरी तरीके से। अच्छा, जो 58 हैं, 59 हैं, तो वो भी बैठेंगे नहीं, वो भी लग जाएंगे। मेरिट लो भी जा सकती है। तो पता चला कि 1 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया तो आपका 1 महीना पूरा खाली चला गया, आपने तैयारी नहीं किया, तो वो आप लॉस में रहेंगे। और नहीं भी होता है तो भी कम से कम ये रहेगा कि आप जो है आगे के लिए पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, अगले एग्ज़ाम के लिए कम से कम तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार सिलेबस। देखिए, मेंस में जो अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है लेखपाल का, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है कि 100 क्वेश्चन का होगा, उसमें 4 सेक्शन होंगे। 4 में पहला सेक्शन होगा हिंदी का, दूसरा गणित का, तीसरा जीके का, जनरल नॉलेज का, और चौथा होगा ग्राम समाज एवं विकास का। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी का। देखिए, ये बहुत निर्णायक सेक्शन होगा। कारण ये है कि हिंदी भी लगभग सभी लोग कर लेंगे। अच्छा, हिंदी को बहुत हल्के में नहीं लेना है, डेली का डेली पढ़ते जाना है, सिलेबस उठा लेना है। ठीक है, अभी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो चेंज होगा उसको हम लोग देख लेंगे, उसको आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है, मैथ्स डेली आपको 2 घंटे मैथ्स लगाना ही लगाना है। ठीक है, यह आपको करना है। मैक्सिमम सेक्शन हमने मैथ्स का पढ़ा रखा है, बेसिक चीज़ें हमने बता रखी है। ठीक है, वो चैनल पर वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका काम शुरू होता है। कोई बुक ले लेंगे, जैसे आर एस अग्रवाल ले लिया, एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, या कोई भी जो बुक आपके पास है, किसी कोचिंग की है, चैप्टर वाइज उसे लगाना शुरू कर देंगे। जो जो सिलेबस में है, सिलेबस नेट से डाउनलोड कर लेंगे, और जो जो सिलेबस है पुराना वाला सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ते जाएंगे। तो मैथ भी डेली अब आज से लगाना है आपको, और डेली आपको हिंदी पढ़ना है। ठीक है, जीके तो देखो भाई समुद्र होता है, ये जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भी लड़का कितना भी ब्रिलियंट होगा लीड नहीं लेगा। 25 में से 20 पहुँचते पहुँचते उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो 21 कर लेगा, और आप नहीं भी पढ़े रहोगे तब भी 18 कर ले जाओगे। इसमें बहुत अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो चौथा सेक्शन है, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ग्राम समाज एवं विकास, ये जो है ये बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। कारण यह है कि इसमें पढ़ने वाले ही कर पाएंगे। तो इसमें पढ़कर अगर आप चाहें तो 24-23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और यही जो है
सिलेक्शन दिलाएगा। ये मान लीजिए अगर जिसको सिलेक्शन लेना है, सेफ़ सिलेक्शन लेना है कि एग्ज़ाम बाद ये ना सोचना पड़े कि हमारा होगा या नहीं, वो 90 प्लस सही करे मेंस में। देखिए वो मेंस में भी जहाँ तक है माइनस मार्किंग होगी, 1/4 ही रहेगी, जैसे पेट में हुआ है वैसे ही इसमें भी रहेगी। और इसमें 90 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होगा। ये मतलब मेरिट लो भी जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 90 प्लस का आप टारगेट लेके चलिए कि हमको 90 क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे हिंदी में हमको 25 में से 24 सही करना ही करना है, कि इसमें 25 में से हमको 24 नंबर ला लेना है। ऐसे ही मैथ्स में हम 25 में 25 भी ला सकते हैं। जीके में हम 20 ला दिए तो 50 यहाँ से 24 दूना 48 हो गया, और 20 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से सही कर देते हैं तो हम लोगों का 68 मार्क्स हो गया, 68 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमको कम से कम 20 से 22 नंबर खींच लेना है, ठीक है। तो 88 के नियर अबाउट जब हम रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेफ़ सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब उसको सोचना ही नहीं है। तो ऐसा टारगेट लेके चलेंगे। आज से हम लोग रूरल डेवलपमेंट की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आज बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर देखेंगे रूरल डेवलपमेंट का, और डेली एक चैप्टर ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है और लगातार खांसी बनी हुई है, ठीक है। फिर भी टाइम, चूँकि आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हमने सोचा कि क्या करना है, बनाते रहेंगे। अगर बीच में खांसी आ जाती है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। चलिए पहला टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ये सब लोगों को पता है। भारत में 60% से ज़्यादा लोग कृषि से संबद्ध लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग शुरू करेंगे, और ये आप रिलेट भी कर पाएंगे भारत के गाँव से। और कृषि का विकास होगा तो सीधी सी बात है गाँव का विकास होगा। तो यहीं से हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे और एक एक लाइन देखेंगे, ठीक है। NCERT बेस्ड ये नोट्स बना हुआ है, और उसी को हम लोग देखेंगे। फिर बाद में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आना है। आप इसके साथ ही नोट्स बनाते चलेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताऊंगा उसको लिखते चले जाएंगे, तो एक ग्राम विकास का एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा आपका। देखिए पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, बहुत कम वीडियोज पड़े हुए हैं। कारण यह है कि एक तो सिलेबस भी नया है, और इस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, अच्छे मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तो जो भी है हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जीवन और अर्थव्यवस्था में कृषि का हर दृष्टि से सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है। जब जिस समय देश आज़ाद हुआ, कृषि का योगदान बहुत ही ज़्यादा था। उस समय लगभग 60% जो है GDP में, पूरे GDP में, पूरे घरेलू उत्पाद में GDP में 60% उस समय योगदान था, ठीक है। और कृषि का हिस्सा जो है वो 0.5% था। आगे चलते हैं रोज़गार प्रदान करने में। देखिए आज भी ग्रामीण एरियाज में रोज़गार प्रदान करने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए इस समय वर्तमान समय में देखें तो आज भी GDP में तो बहुत कम है, लेकिन 60% से ज़्यादा जनसंख्या अभी कृषि से जुड़ी हुई है। हालांकि इसका धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे GDP में योगदान कम हो गया। आज लगभग 17% जो है वह योगदान GDP में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का है, ठीक है। तो जनसंख्या जुड़ी है 60% इससे, लेकिन योगदान GDP में मात्र 17% है, 17% है, ठीक है। अच्छा 1951 में अगर बात करें तो इसकी जनसंख्या 69.5% जो है, लगभग 70% 1951 में कृषि से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में यह लगभग 57% यानी लगभग 60% ही जो है इससे जुड़ी हुई है। हालांकि बेरोजगारी के कारण हम बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं निकल पाते, लेकिन यहाँ छद्म बेरोजगारी है। जैसे घर के लोग हैं, घर में अगर 5 लोग हैं और उनके पास बेरोजगार हैं, वो उनके पास काम नहीं है, तो वो सारे पाँच के पाँचों लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। जबकि उस एग्रीकल्चर में, उस खेती में मान लीजिए उनके पास 2 बीघे खेत है, तो उसमें 3 लोगों का ही काम है,
लेकिन पाँचों लोग जुड़े हुए हैं। कारण ये है कि उनके पास काम नहीं है। तो ये 2 लोग जो जुड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा जो जुड़े हुए हैं, जिनका काम नहीं फिर भी उसी खेती का काम कर रहे हैं, इसी को कहते हैं छद्म बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर ओवरऑल देखते हैं, छद्म बेरोजगारी को भी जोड़ लेते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी को भी जोड़ लेते हैं, तो कृषि से संबंधित जुड़े लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब देखते हैं, देशवासियों में उपभोग में कृषि पदार्थों का स्थान। साधारणतया भारतीयों का जीवन स्तर नीचा है, इसलिए वे आय का बड़ा भाग खाद्य पदार्थों पर व्यय करते हैं। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में ग्रामीण परिवार अपने कुल व्यय का लगभग 44% और शहरी परिवार अपने कुल व्यय का लगभग 56% खाद्य पदार्थों पर व्यय करता है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए इतनी ज़्यादा महंगाई है कि एक आम आदमी बहुत ज़्यादा अपने भोजन पे अपनी आय का बहुत ज़्यादा भाग जो है वो खर्च करता है। कारण ये है कि उसे गैस लेना है भोजन के लिए, उसे जो है तेल लेना है, ये सारी चीज़ें कितनी महंगी हैं। तो उसका बहुत सारी आय, जितनी दिन भर में आय वो गेन करता है या मंथली गेन करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो क्या करता है, खाने पर ही खर्च कर देता है। ऐसा आंकड़ा आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो लगभग 44%, जबकि शहरी क्षेत्र में लगभग 56% खाद्य पदार्थों पर खर्च कर दिया जाता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों पर व्यय का पारिवारिक बजटों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति निजी उपभोग में वृद्धि की संभावनाओं को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने कृषि पदार्थों की मांग में 4.7% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस समय देश में खाद्य संबंधी आत्मनिर्भरता उसी समय तक रह सकती है जबकि कृषि उत्पादन में कम से कम 5% वार्षिक वृद्धि हो। ऐसा न होने पर मांग और पूर्ति में असंतुलन होगा। देखिए, इस बात को समझ लेंगे। थोड़ी सी बात क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने ये देखा कि ग्रामीण जनसंख्या अपनी आय का लगभग 44% खाद्य पदार्थों पे उपभोग पे खर्च करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार के एक आंकड़े के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत आय का खाद्य पदार्थों पर खर्च होता है, तो 44%। शहरी क्षेत्रों में 56%। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा जीवन स्तर और महंगाई का स्तर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि हर साल, मान लीजिए इस साल 10 टन गेहूं पैदा हुआ, तो अगले साल इस पर कम से कम 5% की वृद्धि होनी चाहिए। यानी अगले साल इसमें कम से कम 10.5 टन का उत्पादन होना चाहिए। तभी जो है मांग और आपूर्ति में बैलेंस हो पाएगा, तभी जो डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, यह संतुलन बनाना आवश्यक है और ऐसा हो भी रहा है। लगातार कृषि में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब आते हैं, भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल के रूप में यह कृषि जो सहायता करती है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग में, कपड़ा बनाने के उद्योग में वहाँ कॉटन का बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के रूप में होगा, कपास का होगा, नील का होगा, रंग का होगा, फ्लावर से मिलेगा। ठीक है, चीनी में गन्ने का इस्तेमाल होगा, वनस्पति तेल और इन सब बनाने में जो है वनस्पतियों का यूज होगा। ठीक है, ये भी जो है कृषि पदार्थ हैं। बागान उद्योग में जो होते हैं, चाय के बागान और क्या कहते हैं, बागानी खेती जो होती है, कॉफ़ी के बागान, तो ये भी इनडायरेक्टली जो है कृषि पर ही आधारित हैं। ठीक है, और साथ ही हथकरघा, बुनाई, तेल, चावल आदि बहुत से लघु एवं कुटीर उद्योग भी कृषि से ही कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं। अब आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व जो है वह भी अधिकांश भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। 2013-14 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात 11.8% था और कृषि से बनी हुई वस्तुओं का अनुपात भी 27% था। भारत के कुल निर्यातों में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 36.8 है, जो कृषि के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए, जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें लगभग 36% दूसरे देशों को निर्यात करता है, ऐसे सामान जो कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो
जो है कपड़ा हो, ये सारे कृषि पर ही आधारित है। और अभी तो सरकार कपड़ा उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और किसी भी देश की ग्रोथ उसके निर्यात पर निर्भर करती है, वो कितना ज़्यादा जो है निर्यात करता है। इससे क्या होती है फॉरेन मनी उसके पास इकट्ठा होती है, और किसी देश के पास जितनी ज़्यादा फॉरेन मनी होगी उतना ज़्यादा वह देश मजबूत होगा। आगे चलते हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा निम्न उत्पादकता बनी हुई है, लगातार निम्न उत्पादकता बनी हुई है। निम्न उत्पादकता मतलब जैसे चाइना की तुलना में या विकसित देशों की तुलना में देखें तो हमारे यहाँ पर हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। जहाँ चाइना में अगर 1 हेक्टेयर में मान लेते हैं 15 क्विंटल धान होती है, तो हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में 10 ही कुंटल धान होती है। तो हमारे यहाँ पर हेक्टेयर उत्पादन, इजराइल इतना छोटा सा देश है लेकिन वो कृषि निर्यात करता है, मतलब पूरा मरुस्थल में डिजर्ट में स्थित है इजराइल, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करता है कि वो थोड़े क्षेत्र में ही अपने पूरे देश के अनाज के लिए भरण पोषण के लिए अनाज उत्पादित कर लेता है, और साथ ही दूसरे देशों को बेचता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो हमें भी ऐसे विकास की आवश्यकता है। तो देख लेते हैं क्या क्या कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ कृषि में उत्पादकता अत्यंत कम है। ठीक है, यद्यपि आयोजन काल के दौरान कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई, फिर भी इसके विकास में अभी काफ़ी गुंजाइश है। कृषि के पिछड़ेपन के निम्न कारण हैं सॉरी, इसमें क्या कारण है? पहला कारण अगर हम देखें तो कृषि में लोगों की बहुत ही बड़ी संख्या बनी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। गैर कृषि उद्यमों के अभाव में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खेती में आवश्यकता से कहीं अधिक लोग लगे हुए हैं। अभी जो हमने बताया कि अगर 2-3 लोगों की ही ज़रूरत है लेकिन 5 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, कारण यह है कि रोजगार नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस कारण खेतों का आकार बहुत छोटा और प्रति कृषक द्वारा कृषि उपयोग में लाई गई भूमि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। कृषि में अदृश्य बेरोजगारी बढ़ती गई है। अब इसका उत्पादन ये भी होता है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, तो जैसे किसी के पास 5 बीघे खेत है या 2 बीघे खेत है, अब उसके 4 लड़के हो गए, तो ये पूरा एक खेत था, अब 4 लड़के हो गए, तो अब इस खेत का 4 टुकड़ा कर दिया गया। तो बीच में ये जो मेड़बंदी हुई, ये सारी भूमि, ये पूरी ज़मीन जो है फालतू में चली गई, वरना सारी पर खेती होती। अब एक एक सेक्शन पे ये लोग खेती करेंगे। अब इनके भी 2-2 लड़के हो गए, तो और छोटा कृषि जोत हो गया। तो इससे क्या होता है, ये पूरा जो बाउंड्री बनती चली जाती है, ये थोड़ा थोड़ा मिलाकर कृषि जोत छोटे होते जाते हैं, और बड़ा एरिया जो है वो मेड़बंदी और इन्हीं एरियाज में चला जाता है। तो इसके कारण भी कृषि उत्पादकता कम होगी। आगे चलते हैं। निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण। अच्छा, ग्रामीण में जो है अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, शिक्षा बहुत कम है, अज्ञानता है, जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इससे क्या होता है कि जब अशिक्षा रहेगी, अंधविश्वास रहेगा, तो वो नए इनोवेटिव चीज़ें प्रयोग नहीं करेंगे, अंधविश्वास में ज़्यादा पड़े रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, कृषि में नई तकनीकियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वो पारंपरिक तरीके ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो नई चीज़ों को अपनाने से डरेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है, और केमिकल्स हैं, नए फर्टिलाइजर्स हैं, तो उसका उनको नॉलेज ही नहीं है, तो उसका प्रयोग कम करेंगे। इससे भी उत्पादकता पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। आगे चलते हैं। पर्याप्त वित्त की भी कमजोरी है। भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो उतनी पूंजी नहीं लगा पाता है, उतने अच्छे समय पर खाद नहीं दे पाता, समय पर उसको पानी उपलब्ध नहीं करवा पाता, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाता, जिससे भी उत्पादकता बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं संस्थानात्मक कारण क्या हैं इसके। अब देखिए, जोत का छोटा आकार, जो हमने बताया कि अभी जोत के बहुत ज़्यादा छोटे आकार हो गए, इसके कारण भी उत्पादकता कम हो जाती है। भूपट्टेधारी का जो ढांचा है, कुछ समय पूर्व तक जमींदारी तथा भूस्वामित्व की प्रणालियों के अंतर्गत कृषि भूमि के स्वयं मालिक नहीं थे, वे जमींदारों के काश्तकार थे। इन्हें जमींदारों को बहुत अधिक लगान देना पड़ता था तथा बेदखली का भी डर रहता था। तो इसके कारण वो कृषि पर ज़्यादा जो है मन से काम नहीं करते थे। इस कारण खेती में न जमींदारों की रुचि होती थी और न ही कृषकों की। स्वतंत्रता के बाद भू
धारण व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए, लेकिन विभिन्न दोषों के कारण यह व्यवस्था अभी भी पिछड़ी अवस्था में बनी हुई है। अब तीसरा क्या है, संस्थागत के बाद तकनीकी कारण। टेक्नोलॉजी में कैसे पीछे हैं? भारतीय कृषक निर्धन एवं परंपरावादी होने के कारण पश्चिमी देशों और जापान में बड़ी पैमाने पर अपनाई गई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं कर सके हैं। अन्य क्षेत्र के उद्योगों की अपेक्षा खेती में यहाँ उन्नत उपकरणों की कुल संख्या बहुत कम है। भारत में विभिन्न उर्वरकों, उन्नत बीजों, सुधरे उपकरणों आदि के प्रयोग की प्रेरणा और विनाशकारी कीड़ों और रोगों का प्रभावशाली ढंग से मिटाने की प्रेरणा व सुविधाएं जब तक नहीं दी जाती तब तक उत्पादन बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जब इस पे क्या होगा, ज़्यादा नए नए संसाधन आएंगे, नए हार्वेस्टर, नई तकनीकें आएंगी। ठीक है, कम समय में ज़्यादा उत्पादकता हो सकेगी। ठीक है, नए बीज आएंगे, आधुनिक बीज आएंगे जो कि ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे, कम पानी की आवश्यकता होगी। इस तरह के जब इनोवेटिव काम होंगे तब उत्पादकता ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जिसके कारण एक कारण यह भी है कि इसकी उत्पादकता कम है। ठीक है, अच्छा, अभी भारत जो है बहुत सारा हिस्सा जो है मौसमी बारिश पर आधारित है कि अगर भगवान भरोसे है, भगवान ने बारिश कर दिया तो ठीक खेती हो गई, अगर नहीं किया, थोड़ी लेट से हो गई तो पूरी कृषि चौपट हो गई। तो अभी भारतीय किसानों के पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। हालांकि धीरे धीरे हो रही है, नहरों का विकास किया जा रहा है, नलकूपों का विकास किया जा रहा है, लेकिन अभी यह अपर्याप्त है, अभी पूरी पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व 19% कृषि भूमि में ही सिंचाई होती थी, लेकिन योजना काल में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के बावजूद कुल खेती योग्य भूमि का केवल 36% में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कृषि के विकास में भूमि, बीज, खाद आदि में सुधार का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक कि उपयुक्त सिंचाई सुविधा का विस्तार न हो जाए। इस प्रकार भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के उपरोक्त कारणों को दूर करने के लिए कार्य किया जा सकता है। तो देखिए, आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हमने छोटी छोटी चीज़ें देखा। क्या क्या देखा, इसको कुछ पॉइंट्स आप नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, भारत की जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से वह योगदान दे रही है, औद्योगिक क्षेत्र में कृषि से कैसे जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कैसे जुड़ा हुआ है, निर्यात में कैसे जुड़ा हुआ है। फिर हमने देखा कि कृषि में निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं। ठीक है, कि उसमें सबसे पहले हमने सामान्य कारण देखा, उसमें देखा कि छद्म बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इसमें है, उत्साह नहीं है ग्रामीणों में कृषि करने का, अपर्याप्त जो है फिनेंशियल व्यवस्था नहीं है उनके पास, आर्थिक सहायता नहीं, कम है। ठीक है, फिर जो स्ट्रक्चरल सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है वह भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, और साथ ही तकनीकी पिछड़ेपन के कारण ये जो है भारतीय कृषि जो है पिछड़ी हुई है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक भारतीय कृषि की विशेषताएं देखेंगे, क्या स्पेशलिटी है। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत कम आएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे इतिहास से देखेंगे कैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी, कैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, कैसे महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी, और आधुनिक युग में जो सुधार किए गए, कैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारी व्यवस्था ख़त्म हुई और आधुनिक कृषि कैसे कैसे स्वरूप आया, उन सब को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज से शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।